जब मैंने दिसंबर में अनाउंस किया था कि मैं डेथ नोट पे वीडियो बनाने वाला हूँ, मैंने सोचा था कि 2-4 दिन लगेंगे, थोड़ी बहुत रिसर्च लगेगी, थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। आई हैड एब्सोल्युटली नो क्लू कि मुझे 2 महीने लग जाएंगे इस वीडियो की स्क्रिप्ट करने में। यहाँ मेरे सामने खुली हुई है। आई हैव लिटरली गॉट मटीरियल फॉर ओवर एन आवर एंड हाफ। मैं 2 घंटे तक बैठ के डेथ नोट के बारे में बात कर सकता हूँ। तुमको भी पता है, जो डेथ नोट के फैंस हैं, जिनको नहीं पता है तुम जाके डेथ नोट देख के आओ, बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स तो होने ही वाले हैं। बट आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस वीडियो विल बी। तुमको पता चल जाएगा वो टाइम स्टैम्प और नीचे देख के। बट एट द टाइम ऑफ मी रिकॉर्डिंग आई हैव गॉट सो मच टू टॉक अबाउट डेथ नोट, द फिलोसफी ऑफ द कैरेक्टर्स, द थीम्स दैट आर डिस्कस्ड। बहुत कुछ है बात करने को, बट उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट तुम्हें देना पड़ेगा। व्हेन आई सॉ ध्रुव राठी का वीडियो ऑन नेटफ्लिक्स ना, सो रिकॉर्ड विद ध्रुव में उन्होंने डेथ नोट के बारे में बात करी एंड आई वॉज अगास्ट बाय सीइंग कि डेथ नोट में जो एल और लाइट को उन्होंने कंपेयर किया ना स्पाइडरमैन बैटमैन एज विजिलेंटीज से, मेरा दिल वहाँ ऐसे चकनाचूर हो गया एंड आई वाज लाइक कुछ एक अच्छी सी डिटेल वाली फिलोसफी के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डेथ नोट एज एन एनिमे is something that a lot of people get into in India at least. Like I am not an anime fan. मैं बहुत ज़्यादा anime नहीं देखता हूँ. मैंने कुछ ही चुनिंदा anime देखे हुए हैं जो मेरे को बहुत पसंद है. Death Note being the first of them. And I am coming from the perspective of a person who has watched Death Note ट्वाइस, एक इस वीडियो के लिए और एक बार जब मैंने प्रॉपर उसमें मैं घुस गया था. दैट 37 एपिसोड का सीरीज ना, इट्स गॉट सो मच इन इट, इट्स गॉट सच इंटेंसिटी, सच ट्विस्ट, सच टर्न्स. आई नो काफ़ी सारे लोगों को उसके प्लॉट होल से प्रॉब्लम है, बट इन दिस वीडियो वी नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कि डेथ नोट में क्या अच्छा है या क्या बुरा है. डेथ नोट हैज सो मेनी कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, डेथ नोट के अंदर द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, जस्टिस, एनवी, इस वीडियो में उन सबके बारे में बात करेंगे. एंड बिफोर वी बिगिन, जस्ट अ हार्टी रिमाइंडर, अपने कॉफी वॉफी लेके लाके बैठ जाओ, बिकॉज तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस वीडियो को देखते हुए अबाउट व्हाट योर एक्सपेक्टेशंस इज. मे बी आई प्रोवाइड यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट डेथ नोट, बिकॉज मैं एक एनिमे फैन की तरह इसको जज नहीं करने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू डिस्कस और बेसिकली ब्रेक डाउन द फिलोसफी ऑफ डेथ नोट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन हु वॉचेस मूवीज एंड टीवी शोज रैंडमली. आई एम नॉट गोइंग टू जज इट एज एन anime. I'm going to judge it as a piece of cinema, as a piece of art, the way it was intended. I'm going to get another thing out of the way right away. We are going to only be talking about the Death Note anime जो 37 एपिसोड वाला है. I know इसके बहुत सारे adaptations बन चुके हैं, मूवीज बनी हुई हैं. Netflix ने एक मूवी बनाई थी, आई थिंक उसके बारे में तो हमें बात करनी भी नहीं चाहिए. There are a lot of Japanese interpretations or a lot of Japanese renditions of it, but in this particular video we're only going to be focusing around the anime. ठीक है, all of that context, description, etc 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 out of the way. Let's begin. ओके, बिफोर वी बिगिन, आई थिंक हमें ये एक क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस क्वेश्चन फॉर्म्स द कोर ऑफ दिस वीडियो. द क्वेश्चन इज कि डेथ नोट के अराउंड इतना हाइप क्यों है? वाई आर ऑल द एनिमे फैंस एंड नॉन एनिमे फैंस ऑन द इंटरनेट टॉकिंग अबाउट कि डेथ नोट क्यों इतना प्रोफाउंड है? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट. जब मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू किया टॉकिंग अबाउट मूवीज एंड टीवी शोज, द वन रिक्वेस्ट दैट आई यूज्ड टू गेट कि वेदांत भाई एनिमे के बारे में बात करो. एंड व्हेन आई सेड कि मैं एनिमे नहीं देखता हूँ, द constant recommendation from every single person was कि डेथ नोट देखो. रीजन बीइंग कि उसमें बहुत ज़्यादा एपिसोड्स नहीं है. लाइक a lot of animes like Naruto go on for 700-800 episodes. तो for a new person to get into the world of anime, Death Note provides the right gateway because it gives you the best of the art form in the shortest amount of time possible. I mean, I know our anime होते हैं, इनके episodes कम होते हैं, but Death Note provides you not with the typical like manga या फिर I mean, it's still manga, and please don't judge me, मैं anime fan नहीं हूँ. I might make some mistakes here. Death Note gives you a lot of theoretical concepts, a lot of concepts that we get fascinated by in the world of cinema, in the context that at least us Indians are not used to watching. For example, Death Note has a great following because इसके जो main characters हैं, उनको तुम like या dislike करने का मन नहीं बना सकते हो. यू कांट बी लाइक ये हीरो है, ये विलन है, बिकॉज एवरी सिंगल कैरेक्टर इन दिस स्टोरी हैज सच अमाउंट ऑफ नुआंस, सच पर्सपेक्टिव अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस, पावर, मोरालिटी, एनवी, एस्पिरेशंस. इनकी सारी मोटिवेशंस बहुत अलग है. इतना कि आई कैन लिटरली मेक अ वीडियो ऑन एवरी सिंगल कैरेक्टर इन डेथ नोट बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव सच नुआंस. एंड थ्रू आउट द 37 एपिसोड यू गो थ्रू सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स. इट प्रोवाइड्स यू विद द परफेक्ट ब्लेंड of mystery, of suspense, of enough amount of actions, enough questioning your own morality. And I think that is the reason कि Death Note के around इतनी hype है, because when people go into Death Note ना, they go expecting कि ठीक है एक normal सा show होगा, तुम क्या ज़्यादा इतना क्या कर लोगे जो लोगों के बारे में इतनी hype है. And Death Note in my experience has been one of those series जो disappoint नहीं करती है even after the hype. Of course you can have a lot of problems with the show, but you can't be anticipating the amount of twists, turns, questions that the show makes you
ask yourself. For example, the lead character, Light, is basically a murderer. And उसके जो justifications होते हैं about the actions that he take, you as a person in watching a normal movie would be able to make the justification कि हाँ ये सही है या गलत है. But throughout the series, throughout the 37 episodes, right from episode 1, towards the end जब लाइट मरता भी है, you are still not able to decide कि ये आदमी अच्छा था या बुरा था. मे बी इसने कुछ गलतियां करी हूं, but his reasoning, his justification, his logic, his goal, his vision were all fine. He had a point. And अगर एक show throughout the course of the 37 episodes, throughout the course of its run, can make you still question about your alignments with the characters, then I think that show deserves the hype that it has. तो इस शो की हाइप का कारण ये है कि शो एक्चुअली अच्छा है. इट्स एज सिंपल एज दैट. इट प्रोवाइड्स यू विद अ लॉट ऑफ इमोशंस, इट प्रोवाइड्स यू विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दैट यू डोंट यूजुअली गेट in movies and TV shows these days. And I mean, fair enough, Death Note is a fairly old show at this point, plus 10 years से ऊपर हो चुका है इसको. So it has held up its position as one of the animes that if you are a person who has not seen anime should get into. And now that we have answered the question कि Death Note क्या इतना hype क्यों है, I'm going to leave you to answer the question कि तुमको subbed version ज़्यादा पसंद है या dubbed version ज़्यादा पसंद है. My preference, I go for the subbed version because Japanese में जब वो dialogue बोलते हैं उसका emotion अलग आता है, but that's a debate that you can have in the comments. I am going to just move on to the next topic where we are going to discuss the two lead characters in the show, Light और L. उसके बाद क्या होता है, and then we'll get basically अगले सेक्शन में हम डिफाइन करेंगे क्या क्या थीम्स है शो की, and then we're going to get into a philosophical discussion around it. ठीक है, let's go. Okay, even though this section is titled the character study of Death Note characters, I mean पता नहीं क्या टाइटल होगा इससे, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है टाइटल, बट द पॉइंट इज कि हम ना चाह के भी एवरी सिंगल कैरेक्टर दैट अपीयर्स इन द डेथ नोट के एकदम डिटेल डिस्कशन में जा ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट, बिकॉज एवरी सिंगल कैरेक्टर इन दिस शो हैज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ नुआंस टू इट. उनका एक प्रॉब्लम को देखने का तरीका बहुत अलग है. फॉर एग्जाम्पल, एक फॉर एग्जाम्पल एक शिनिगामी जिस इंटेंसिटी, जिस नज़र से एक ह्यूमन वर्ल्ड को देखता है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जिस नज़र से हम ह्यूमन वर्ल्ड को देखते हैं. सो व्हेन यू गो इनटू लुकिंग एट द वर्ल्ड ऑफ डेथ नोट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, यू अनकवर अ लॉट, बट इट ऑल्सो गेट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड. तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम सिर्फ दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे दो लीड कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली लाइट और एल. बोथ सच great characters in their own sense, both such cultural figures कि हम अपनी पर्सनालिटी को, मैंने देखा जिन लोगों ने डेथ नोट देखा है वो अपने आप को इधर एल मानते हैं या फिर लाइट मानते हैं. अब ये रीजन क्या है कि डेथ नोट के अंदर देयर इज नो क्लियर विलन एंड अ हीरो डायनामिक. इसका डिस्कशन शुरू करते हैं लाइट के थ्रू. यागामी लाइट जो एक बहुत ही होनहार छात्र हैं डेथ नोट की शुरुआत में, उनको प्रॉब्लम है जापान में जो चल रहा है, दुनिया में जो चल रहा है. वो कहते हैं कि वर्ल्ड इज रॉटन, एवरीवन हु मेक्स इट दिस वे डिजर्व्स टू डाई. एंड व्हेन ही गेट्स अ होल्ड ऑफ द डेथ नोट, इट गिव्स टू हिम दिस पावर इन हिज हैंड, जिसके चलते वो एक्चुअली इस नई दुनिया का भगवान बन सकता है. एंड तुमने देखा इस छोटे से प्रेमिस में यू गेट टू अंडरस्टैंड सो मच अबाउट दिस कैरेक्टर. राइटिंग द फर्स्ट एपिसोड यू गेट टू अंडरस्टैंडिंग कि यागामी लाइट का दिमाग चलता कैसे है. एक आइडियलिस्टिक इंसान है, दुनिया में वो चेंज लाना चाहता है, बहुत ही ज़्यादा होनहार छात्र है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है. ये सब हमको पहले एपिसोड में दिख जाता है डेथ नोट के. And the moment he gets control of the Death Note, he wants to create a new ideal world. He wants to create a world जहाँ पे सब just हो. And उस justice के लिए वो अपने हाथ गंदे करने से नहीं कतराता है. No, this perspective that Light has towards justice is very different from the perspective that his counterpart L has towards justice. Light का मानना है कि justice लाने के लिए अगर बुरे लोगों को खत्म करना पड़े तो कर सकते हैं. And he now has that power in his hands. एल का मानना है कि जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि तुम कंट्रोल और कानून अपने हाथ में ले लो. ये जो कोर डिफरेंस है ना एल और लाइट के, उनके जो ये आउटलुक टुवर्ड्स जस्टिस है, दैट फॉर्म्स द कोर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द शो. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइट, यागामी लाइट, कितना कूल नाम है. व्हेन वी गेट इनटू द हेडसेट ऑफ दैट कैरेक्टर जो को हमको इनिशियली दिख रहा है, फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड. हमको दिखता है कि ये क्या कर रहा है और ये क्यों कर रहा है जो भी ये कर रहा है. सो वी आर नेचुरली इंक्लाइंड टू ट्रस्ट इन दिस पर्सन. वी आर नेचुरली इंक्लाइंड टू बिलीव कि ये इंसान जो करना चाहता है, I can see myself doing it. It is not until the show introduces L as a character that you start to question your own beliefs. फॉर एग्जाम्पल, जब तक एल इंट्रोड्यूस नहीं होता है शो में, तुम मानते हो कि यागामी लाइट जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है. जो आदमी किसी को किडनैप कर रहा है बच्चों को मारने के लिए, या फिर किसी का रेप करने जा रहा है, उसको मरना ही चाहिए बिल्कुल. एंड इफ यू हैव द कंट्रोल टू डू दैट, यू आर गोइंग टू गो एंड डू इट. कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है. इफ यू कैन गेट अवे विद इट
इज द पॉइंट, दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट कि तुम किसी का मर्डर कर सकते हो विच पर्सन यू सी इज अनजस्ट एंड यू कैन गेट अवे विद इट वाइल क्लीनिंग द वर्ल्ड. सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, समथिंग दैट वी ऑल विल अग्री ऑन until they introduce the character of L. Because तुम्हारी morality को question करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना. Now, the reason that the audience resonates with L as a character is very simple. उसके personality, उसके mannerisms, he's a complete unconventional detective या फिर एक hero character जो हमको normal stories में देखने को मिलता है. Generally heroes बहुत ही robust होते हैं, बहुत ही charismatic होते हैं. L is entirely opposite to that norm. उसके बैठने का तरीका, चीनी खाने का तरीका, बात करने का तरीका, the way he lives his life, his mannerisms, his style, his quirkiness, they're all so unconventional कि from the first look the audience is really confused कि हम इसको support करें ना करें, what kind of a character is this, and that confusion then seeps into your brain because of the outlook that he has towards justice and towards morality and towards power. The constant back and forth that these guys have throughout the show is so intriguing because you know कि L figure out कर लेगा कि Light ही कीरा है. But Light is not a dumb person. He knows कि उसको कैसे बचना है. For example, one of my favorite scenes in the show is the scene with the potato chip वाला जो box होता है. जब basically L ने Light के कमरे में सारे cameras और mic install कर दिए हैं and Light is still smart enough कि वो चिप के पैकेट के अंदर कैमरा रख के न्यूज़ पढ़ के अपना वो कीरा वाला काम कर पा रहा है. It happens really early in the show as well and you realize कि यहाँ पे ना मुकाबला बहुत बराबर का है, मुकाबला बहुत टक्कर का है. You cannot figure out who wins and who loses and the entire story then unravels from there because तुमको पता है कि तुम किसी को सपोर्ट अपने खुले मन से नहीं कर सकते हो. तुम चाहते हो कि दोनों जीते but you also know that towards the end there's going to be a conclusion which is why I absolutely love the ending of Death Note. जब मैंने शुरुआत किया था ना तो the tips that people gave me was towards the 27-28th episode a certain someone will die जिसका मतलब था कि या तो लाइट मर जाएगा या एल मर जाएगा and then the show becomes boring. I felt that but it is only in the final episode that I realized कि एल का मरना इस शो के लिए कितना important था. We'll get deep into that in a certain section but ये जो एल और लाइट के characters थे इससे हमें कुछ चीज़ें जानने को सीखने को मिली हैं about the show. There are two particular, in fact 3 great questions that the show presents to us. Number 1, What is justice? तुम्हारी नज़र में, मेरी नज़र में, लॉ की नज़र में एंड किसी तीसरे चौथे इंसान की नज़र में जस्टिस के मायने बहुत अलग हो सकते हैं. देयर इज अ वेरी थिन लाइन दैट सेपरेट्स व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग एंड व्हाट्स जस्ट एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सपेक्टिव. विल डिस्कस अपॉन दैट. क्वेश्चन नंबर 2 इज कि पावर करप्ट करती है तुम्हें और पीपल आर करप्ट in their own sense. For instance, लाइट के पास जब डेथ नोट की पावर आई then he became corrupt. उससे पहले वो आइडियलिस्टिक था but he was not corrupt. But once he got that power, the mannerisms, his approach towards the world changed entirely. And then उसकी जब मेमोरी गई and when the डेथ नोट की ओनरशिप goes to a different people, तब उसके बाद और चीज़ें होती हैं. We'll discuss that. And the third most important question that Death Note asks, तुमसे और मेरे से नहीं, अपने कैरेक्टर से भी, हर उस इंसान से जो शो को देखता है कि अगर एक इंसान के हाथ में भगवान वाली पावर दे दो, इफ समवन कैन एक्चुअली बिकम गॉड, उसके मायने क्या होंगे? व्हाट वुड दैट लीड टू? आई मीन व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड डेथ नोट इन योर हैंड्स? ये क्वेश्चन डेथ नोट जब से आया है तब से पूछा जा रहा है. इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे इसको आंसर करने की. एंड व्हाइल वी हैव गॉन थ्रू द हाइप एंड द कैरेक्टर्स, let's now get into the philosophy of Death Note. These 3 questions that we're going to discuss now, they're worthy of becoming an hour-long discussions all by themselves. But I'm going to try and keep it to the point without going too much into the character motivations, without going too much into कि इस character ने ये जो किया होगा ये क्यों किया होगा. Because at the end of the day, the point of Death Note, other than conveying a story to you, is for you to think for yourself. Because the point of a show which is as एस्पिरेशनल एज डेथ नोट इज, ये तुमको बस एक कहानी देके जाने वाला शो नहीं है. इस शो का पर्पस ये है कि इस कहानी को देखने के बाद तुम अपने खुद के डिसीजंस को, अपने खुद के अलाइनमेंट्स को क्वेश्चन करो. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी गेट इनटू दिस क्वेश्चन कि जस्टिस क्या है, दो डेथ नोट प्रोवाइड्स अस विद ऑल कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे तुम अपना खुद का मन बना जाते हो, बट बाय द एंड यू आर स्टिल क्वेश्चनिंग अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. कॉन्सेप्ट जो जस्टिस का है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कोर है डेथ नोट के. लाइट के बाद जब डेथ नोट आता है तो वो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए उसको यूज़ करना चाहता है. वो चाहता है कि वो दुनिया को ऐसे बना दे बाय यूजिंग दैट डेथ नोट जिसमें कोई क्राइम ना हो. बट उसके बाद ना एक छोटा सा नुआंस वहाँ पे वो आ जाता है, बिकॉज उसका एस्पिरेशन उस जस्टिस को प्रोवाइड करने का ये नहीं होता है. इनिशियली होता होगा कि दुनिया साफ हो जाए, बट ही वेरी कन्विंसिंगली एंड सटली पुट्स इट अक्रॉस कि इस नई दुनिया में जो दुनिया का भगवान है
वो उसको कीरा को ही बनाना है. Light Yagami can be Light Yagami, but his alter ego of Kira has to become the new god, has to be a fearful character or a fearful idea जिससे लोग crime करने से ही डर जाएं. Now when you talk about that concept from the perspective of justice, you can see yourself from an idealistic perspective कि ये क्यों सही है. अगर किसी इंसान के पास पावर है भगवान बनने की, लोगों को मारने की, जो बुरा कर रहा है उनको खत्म कर देने की, राइट एट दी बहुत आसानी से, and there is just chance कि वो get away कर जाएगा, why would not someone pick up that opportunity? This idealistic approach towards justice is what we like in Light Yagami. ये reason है एक बहुत बड़ा, क्योंकि हम अपने आप को Light Yagami के शूज में देख सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता, हम पे डेथ नोट अगर टपकता तो हम भी कुछ ऐसा ही करते. बट I mean of course डेथ नोट की बात हो रही है और बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो. When L enters into the picture and when other characters who want to stop Light Yagami enter into the picture, it becomes very convoluted. Because justice का जो concept होता है ना, वो कई मामलों में बहुत subjective होता है. In the real world we have a law because justice हर इंसान के लिए same नहीं हो सकती है. Law को भी जब कोई judgment आता है तो वो उसको ये नहीं कहते कि इन्होंने ये judgment दे दिया है. लॉ इज ऑलवेज इंटरप्रेटेड. लॉ का इंटरप्रिटेशन जज के हाथ में होता है. बट यहाँ पे जब ये सारा कंट्रोल एक कैरेक्टर के हाथ में, एक इंसान के हाथ में दे दिया जाता है ना, तो वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड डायलॉग एंड इंटरैक्शन वो एग्जिस्ट करना बंद कर देता है. एंड दैट इज द रीजन वाई व्हाट आई टुक आउट फ्रॉम डेथ नोट इसकी जस्टिस बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है. जो तुम्हारे लिए सही है वो मेरे लिए सही नहीं होगा. एंड एट द एंड ऑफ द डे, इवन आफ्टर जस्टिस हैज बीन सर्व्ड और अ कंक्लूजन हैज बीन अराइव्ड एट, यू कांट विद सर्टेनिटी से कि यही जस्ट था, यही सही था, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए था. Another question that gets into my mind when I talk about justice in Death Note is, I mean of course justice बहुत ही ज़रूरी है, but we also see throughout the show कि justice होने के लिए, एक सही तरीके की justice deliver करने के लिए एक amount of contest भी बहुत ज़रूरी है. अगर यागामी लाइट के सामने L नहीं होता, अगर लाइट के सामने कोई भी नॉर्मल डिटेक्टिव होता तो वो उसको बहुत आगे बहुत आसानी से रौंद के चला जाता. Like we saw in the beginning, all of the police officers were no match. At the end, even L was not a match. उसको M और N को, नियर को और M का नाम भूल गया हूँ, उनकी मदद लेनी पड़ी. Even though L might be the smartest person on the planet, but even he could not control light के intentions. He could not control the person, or he could not get into his grasp the person who had the power of God. तो लाइट यागामी के टक्कर के लिए एक इंसान होना जरूरी था, जो शो ने प्रोवाइड किया हमको. बट फिर उसने हमको, शो ने वो क्वेश्चन भी पूछने के लिए मजबूर कर दिया ना कि जस्टिस, एक इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है, एक इंसान का पर्सपेक्टिव अलग है, एंड जब वो क्लैश करते हैं, इवन देन वी विल नॉट बी एबल टू डिसाइड. इट ऑल्सो बेग्स द क्वेश्चन कि एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस दोनों ही सर्व करना चाहते थे. हमारे जितने कैरेक्टर्स थे, दे वर ट्राइंग टू प्रोवाइड एंड ट्राइंग टू कम टू अ सोल्यूशन जहाँ पे सही जस्टिस दिया जाए. लाइट की नज़र में जस्टिस कुछ और था, एल की नज़र में जस्टिस कुछ और था, बाकी कैरेक्टर्स की नज़र में जस्टिस कुछ और था, शिनिगामी की नज़र में जस्टिस कुछ और भी हो सकता है. हमारे जो पुलिस ऑफिसर थे और जो हमारे एम और नियर थे और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो और भी थे, उन सब का आउटलुक टुवर्ड जस्टिस बहुत अलग था. नाओमी का आउटलुक जस्टिस के टुवर्ड्स बहुत अलग था, मीसा का आउटलुक जस्टिस के टुवर्ड्स बहुत अलग था. एंड ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स हैव सच डिफरेंट आउटलुक्स टुवर्ड्स दिस वन सेंट्रल कॉन्सेप्ट कि वो तुमको इतना कॉन्वोल्यूट कर देगा कि तुम अपना खुद का मन नहीं बना पाओगे. एंड विच इज वाई दे नीड्स टू एग्जिस्ट अ पावर दैट इज ओपन टू कॉम्पिटिशन, जो इस जस्टिस को सर्व करने में सोसाइटी की हेल्प कर पाए. बट व्हेन आई लुक एट लाइट एंड एल ना, आई कांट हेल्प बट वंडर कि इनका एंड गोल तो सेम है, इनके पहुंचने के तरीके अलग हैं. कैन वी देन लाइक गो इनटू थिंकिंग कि मे बी द हीरो एंड द विलन, एंड हियर यू कांट इवन डिसाइड कि एल हीरो है या फिर लाइट हीरो है. मे बी दे आर कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ. I mean, there is a whole different conversation around the fact कि लाइट और यागामी secretly क्या कर रहे थे. They had such attraction towards each other, and you can get into whole different arguments there. But there is a magnetic pull towards these characters. When there is such a magnetic pull, when there is such constant back and forth, when you see कि ये दोनों टक्कर के हैं, you can't help but wonder कि maybe हो सकता है ये सेम जगह से आ रहे हो. Maybe their aspirations are same. Maybe because their end goal is same. अब वही है ना, तुम्हें कान यहाँ से पकड़ना है या फिर तुम्हें कान ऐसे पकड़ना है, तुम्हें कान ही पकड़ना है ना. एंड तुम्हारे अप्रोचेस अलग हो सकते हैं, तुम्हारे आइडियल्स अलग हो सकते हैं, तुम्हारी एस्पिरेशंस अलग हो सकती है, तुम्हारी मोटिवेशंस अलग हो सकती हैं. बट इफ यू हैव सच क्लोज मैग्नेटिक पुल, मे बी देयर इज मोर सिमिलैरिटी बिटवीन द टू कैरेक्टर्स देन यू वंडरिंग. एंड देन द नेचुरल क्वेश्चन कम्स कि एल के हाथ में अगर डेथ नोट आता, अगर एल के पास वो पार होती, देन व्हाट आउटलुक वुड वी हैव हैड. नाउ जस्टिस कैन नॉट बी सर्व्ड विदाउट पावर. And the two concepts that I want to specifically get into is the power of God in the hands of man and the power and corruption के बीच में जो relationship है उसके बारे में.
एंड आज जब हम बात कर ही रहे हैं कि किसके हाथ में क्या पावर होना चाहिए, लेट्स गेट इनटू द गॉड कॉम्प्लेक्स एंड द मोरालिटी कॉम्प्लेक्स वाली डिस्कशन अराउंड डेथ नोट. The number one question that we need to ask when we talk about becoming God and the power of God in the hands of man is कि हम लाइट यागामी को इतना पसंद क्यों करते हैं. I mean, we talked about it briefly पहले, but the reason that we get so attracted towards light as a character right from the first episodes is he presents to us an ideal character, a person who is good at everything he does, a person who has an outlook to the world that is very idealistic, a person जो कुछ गलत नहीं करता है, बहुत स्मार्ट है, अपनी फैमिली से भी प्यार करता है, उसके दोस्त भी बहुत दोस्त शायद नहीं थे, बट अपने काम को लेके, अपनी एस्पिरेशंस को लेके, अपने गोल्स को लेके वो इतना सॉर्टेड है कि वो हमारे लिए ऑलरेडी एक आइडियलिस्टिक कैरेक्टर बन चुका है. एज अ नॉर्मल पर्सन आई हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश कि यागामी लाइट मेरे लिए मेरे से एक लेवल ऊपर है. एंड जब उस इंसान के हाथ में वो पावर ऑफ गॉड आ जाएगा ना, तो दैट डायनामिक चेंजेस कंप्लीटली. आई एज अ व्यूअर एम ऑलरेडी एस्पायरिंग टू बी लाइक यागामी लाइट बिकॉज आई प्रोबेबली डोंट हैव ऑल ऑफ द थिंग्स दैट ही हैव. अगर मैं स्कूल में टॉपर नहीं था तो मैं लाइट यागामी को एस्पायर करूंगा कि मैं स्कूल में टॉपर बन जाऊं. एंड अ लॉट ऑफ एनिमे व्यूअर्स आर यंग पीपल, अ लॉट ऑफ एनिमे व्यूअर्स आर पीपल हु आर स्टिल इन स्कूल, एंड फॉर देम इट बिकम्स रियली इजी टू आइडियलाइज दैट पर्सन. एंड व्हेन दे सी कि उसके हाथ में एक पावर ऑफ गॉड आ गया है, उसको वो सारी ताकत मिल चुकी है जो अगर हमें मिलती तो प्रॉबेबली वी वुड हैव डन द सेम थिंग. तो वो लेवल ऑफ एस्पिरेशन टू बी यागामी लाइट गोज इवन हायर. तुम और उसकी तरह बनना चाहते हो, तुम और उसकी चीज़ें रेप्लिकेट करना चाहते हो, तुम और चाहते हो कि काश मैं यागामी लाइट होता, काश मेरे पास डेथ नोट होता. एंड दैट सटली जब शो कर देता है ना, शुरू के 4-5 एपिसोड में जब तुम्हारे अंदर वो एस्पिरेशन डाल देता है कि मुझे इसके जैसे बनना है, और जब तक एल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होता है तब तक तुम ऑलरेडी अपना मन बना चुके होते हैं, तब तक शो तुमको ऑलरेडी उस कैरेक्टर को पसंद करा चुका होता है. तुम पे और कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है रादर देन लाइकिंग द कैरेक्टर ऑफ यागामी लाइट. टुवर्ड्स द एंड व्हेन ही डाइज, व्हेन लाइट डाइज, व्हेन ही इज बेस्टेड बाय एल एंड नियर एंड एम, तुमको तब भी वो इमोशन एंड वो जो लाइकनेस उस कैरेक्टर के लिए बन गया था. तुमको पता था कि इसने बहुत बुरे काम किए हैं, तुमको पता था कि इसने बहुत लोगों का मर्डर किया है, तुमने पता था कि ये इसने इनोसेंट लोगों को, इनफैक्ट जब लाइट के फादर की डेथ होती है एंड व्हेन द फादर रियलाइजेस कि मेरा बेटा शायद कीरा नहीं है, दैट मोमेंट वाज फिल्ड विद सच एन इमोशनल इम्पैक्ट. एंड स्टिल यू कैन सी कि लाइट के अंदर वो इमोशन पोर्ट्रे नहीं होता है. यू कैन फील कि उसके पापा के अंदर कितना कंटेंट है, कितना सेटिस्फैक्शन है कि मेरा बेटा वो क्रिमिनल नहीं है, बट लाइट डज नॉट शेयर दोस फीलिंग्स. ही नोज कि मुझे काम करना है आगे जाके, मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है. एंड इवन दो दिस माइट बी अ टेम्पररी सेटबैक और अ मोमेंट ऑफ टेम्पररी जहाँ पे उसको अपना गार्ड ले डाउन करना पड़ेगा, बट स्टिल योर आइडियलिज्म फॉर दैट कैरेक्टर हैज़ रीच सच एन हाइट कि तुम लाइट को डिसलाइक कर ही नहीं सकते हो. देयर इज़ नो वे, द शो डज नॉट अलाउ यू, बिकॉज तुम्हारी मोरालिटी को वो इतना क्वेश्चन कर देता है ना फिर कि मे बी इसने गलत चीज़ें करी हैं, बट क्या वो चीज़ें एक्चुअली गलत थी? क्या मैं अगर उसकी जगह होता या होती तो क्या मैं ये सेम चीज़ें नहीं करता? And when the show can get that in your head, there is no way you're going to dislike that character. तो लाइट के थ्रू हम जब ये गॉड कॉम्प्लेक्स, ये पार, ये मोरालिटी वाले क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करेंगे, and when we are countered by the character of L for the same questions from a different perspective, we can get slightly into understanding कि ये गॉड कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट एक्चुअली कितना सही है, कितना गलत है. The core reason why this question comes is because लाइट ना अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा स्टर्न है. In the beginning when we meet this character, we realize कि उसको एक नई दुनिया बनानी है, उसको वो नई दुनिया बनानी है. His goal is basically to become the god of the new world. We've discussed this. And जैसे ही उसके हाथ में डेथ नोट आ जाता है, उसकी ईगो, उसका अहंकार, उसका एस्पिरेशन, उसकी जेलसी, उसकी एनवी उसको इमोरल बना देती है. Of course you can idealize, but there is also this whole clause of morality ना, तुम्हारा मॉरल कंपस जो होता है वो जैसे ही लाइट के हाथ में डेथ नोट आता है वो बिल्कुल ही इमोरल तरफ घुस जाता है, बिकॉज उसको फिर किसी बात की चिंता नहीं है. ही हैज अ गोल, ही हैज द रिसोर्स टू रीच दैट गोल, एंड एनीवन एंड एवरीवन दैट कैन कम इनटू दिस, उसके बीच में जो भी आएगा ना वो उसको उड़ाने के लिए तैयार है. लाइक ही वॉज रेडी टू गेट हिज फादर शॉट, ही वॉज रेडी टू गेट हिज सिस्टर किल्ड इन दी शो. उसने 2-3 लोगों को जलाया है, उसने एक कैरेक्टर को जला दिया, बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार दिया. यू रियलाइज दैट द कैरेक्टर इज इमोरल, you realize that the character has the power of God, you realize that this character will do any and everything that he can to achieve that success. उसका जो गोल है उस तक वो पहुंचेगा. एंड द क्वेश्चन देन कम्स कि गॉड की पावर आने के बाद तुम्हारे अंदर जो ईगो आता है, जो तुम्हारी पर्सनालिटी होती है, तुम्हारी मोरालिटी को वो अफेक्ट किस एक्सटेंट तक कर सकता है. बिकॉज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द शो व्हेन लाइट लूजेस द पावर ऑफ डेथ नोट,
जब वो डेथ नोट दे देता है, उसकी मेमोरी चली जाती है, देन वी सी एन इंटायरली डिफरेंट वर्जन ऑफ दैट कैरेक्टर. वी सी कि वो पुलिस की हेल्प भी कर रहा है उसको फिगर आउट करने में, वो पुलिस की हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने. वो कहता है कि अगर मेरे हाथ में डेथ नोट होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता. एंड यू नो व्हेन दैट पर्सन, दैट कैरेक्टर हु इज सच अ डोसाइल, सच आइडियलिज्म के साथ वाला कैरेक्टर, was it the power of the death note that corrupted him, और the bigger question कि डेथ नोट की पावर आने के बाद जो उसका करप्ट पार्ट था, जो इमोरल पार्ट था, जो सप्रेस था, जब उसके बाद वो पावर आ गई जो उस कैरेक्टर को, उस पाथ को, उस आइडियल्स को अनलीश कर सके, was that the reason कि उसका वो साइड बाहर आया. एंड आई थिंक इट कैन ऑल बी बॉइल्ड डाउन टू द फैक्ट कि लाइट की आइडियोलॉजी क्या थी. उसकी आइडियोलॉजी थी कि उसको एक आइडियल वर्ल्ड चाहिए जहां पे क्राइम ना हो. इट वॉज दिस ऑब्सेशन दैट ही हैड विद हिज आइडियोलॉजी, जो हमको मे बी इट कैन अलाउ अस टू फिगर आउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड. हिज आइडियोलॉजी ऑफ बिल्डिंग एन आइडियल वर्ल्ड वेयर ही इज द गॉड एंड ही हैज द कंट्रोल पुट हिम डाउन टू अ पार्ट जहां पे मोरालिटी मैटर करना ही बंद कर गई थी. ही हैड नो चेक ऑन हिज मोरालिटी, ही हैड नो रीजन टू बी मॉरल बियॉन्ड अ पॉइंट, बिकॉज उसको एक एंड गोल अचीव करना है. उस एंड गोल के लिए व्हेन ही हैज द रिसोर्सेज, द मोरालिटी डज नॉट मैटर. एंड जब हम इसको हम लाइट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल, वी गेट इनटू एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन. अगर कीरा इस दुनिया का भगवान है या भगवान बन गया या गई है, एंड द पीपल दैट आर वॉचिंग कीरा कमिट द मर्डर्स दैट ही इज डूइंग, तो वो खुश तो होते हैं कि दुनिया से बुराई कम हो रही है. एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट द शो आस्क्स अस एज व्यूअर्स कि क्या हम, अगर हमारे सामने एक्चुअल एक भगवान आ गया, क्या हम उस गॉड को फियर करेंगे या फिर हम उस गॉड को प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे. गॉड लविंग पीपल एंड गॉड फियरिंग पीपल वाला जो आर्ग्यूमेंट जो हर रिलीजन के साथ है, वो डेथ नोट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर थीम है. एक इंसान जिसके हाथ में पावर है, जिसको तुम जानते नहीं हो, जिसकी पावर का तुम्हारे पे कोई कंट्रोल नहीं है, अगर तुमको लगता है कि ठीक है ये मर्डरर है, इसको कीरा को मर्डर कर देना चाहिए, वहां तक तुम्हारी मोरालिटी जाती है. बट अगर छोटे से छोटे क्राइम के लिए यू हैव नो कंट्रोल ओवर कि वो भगवान क्या कर सकता है. उसके मान में तो अगर तुमने किसी का फोन चुराया, फिर किसी को तुमने फोन से फोटो अपने आप को गलती से भेज दी जो उसको नहीं भेजनी थी, दैट इज ऑल्सो अ क्राइम. दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. तो उस भगवान को जो तुम्हें पता है वो भगवान एग्जिस्ट करता है, विल यू फियर हिम और विल यू स्टिल रिस्पेक्ट हिम फॉर द फैक्ट और लव दैट हिम और हर गॉड फॉर द फैक्ट कि इसने हर क्राइम को साफ कर दिया. The ideal world cannot exist because सबसे होशियार, सबसे जानकार, सबसे पावरफुल, सबसे डम हर इंसान के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि वो उस कुछ गलती कर सके. हर इंसान के पास पोटेंशियल है, हर इंसान के पास अनइंटेंशनल तरीके हैं हर गलती करने के. इस वीडियो में मैंने कभी डेथ नोट के बारे में कितनी गलत बातें कर दी होंगी जो तुमसे तुम अग्री नहीं करते, तुमको लगा मैंने गलती करी, तो क्या तुम उस पॉइंट पे मानोगे कि कीरा को मुझे भी मार देना चाहिए बिकॉज मैंने कुछ गलत किया. God fearing, God loving वाला concept is at the core of Death Note because the power of God has been given into the hands of an individual who is smart enough to use it for his ideologies, for his goals. He does not care कि killing justified है या नहीं है. तुमको शायद फर्क पड़ता हो कि मारना किसी को justified है या नहीं है, but the extremes of the actions that God can take are portrayed to you in this show through the light of the light character. Basically बोलना चाह रहा था मैं कि इस कैरेक्टर की आंखों से जब तुम देख रहे हो ना शो को, when you're looking at the concept and the means from the eyes of a character that has that power, your perspective is different. But when you're looking at those same characters, those same power, those same actions from the eyes of person who is not aware of what going on, this concept of God becomes very different for you. You start fearing God because तुम अनअवेयर हो, तुम्हारे सामने एक अनफेमिलियर आइडेंटिटी खड़ी है, तुम्हारे सामने एक अनफेमिलियर पावर खड़ी है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम उसका कुछ कर नहीं सकते हो, तुमको पता नहीं है कि वो क्या करने वाला या वाली है. योर फियर ऑफ द अनफेमिलियर दैट ओवरटेक्स दैट लव फॉर जस्टिस. तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है, शायद तुमको रियलाइज हुई भी और नहीं हो. These questions, I am sure ये questions, ये जो themes के बारे में बात कर रहा हूँ, you have seen these themes happen in a lot of different shows as well. बहुत सारी movies हैं जिनको concepts पे नहीं है, बहुत सारे religious debates इस चीज़ पे होते हैं. And you know that there are a lot of biblical themes in Death Note as well. The music that plays, the epic music that plays is inspired from biblical stories. जो तुम्हारी imagery होती है, बहुत ज़्यादा Jesus imagery है इसमें, इस show में. All those come from the biblical aspect and nothing new or wrong or right there. हमारा religion, हमारा art, हमारा cinema हमेशा inspire रहा है रिलीजन से. एंड यू कैन सी इन अ लॉट ऑफ वेस्टर्न मूवीज एंड शोज कि बिब्लिकल रेफरेंस बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जांपल जैक स्नाइडर की सुपरमैन मूवीज होती हैं, उसमें सुपरमैन बहुत ज्यादा जगह जीसस पोज में दिखाया गया है यार. सो दैट इज अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस दैट कम इनटू द प्ले नॉर्मली बिकॉज तुम गॉड की बात कर रहे हो और तुम रिलीजियस कॉन्सेप्ट जो हमारी दुनिया में चल रहे हैं उनके बारे में तो बात करोगे ही ऑफ कोर्स. बट एक जो चीज़ जो शो डिस्कस करता है ना लाइट के पर्सपेक्टिव से, लाइट ओनली सीज समथिंग एज ब्लैक एंड वाइट. अभी हमने डिस्कस किया कि कितने बड़े क्राइम पे मर्डर होना चाहिए एंड कितने बड़े क्राइम पे कितना छोटा क्राइम छोटा है, कौन सा क्राइम बड़ा है. The
बट द मैसेज दैट आई बिलीव दिस शो इज ट्राइंग टू टीच और गिव अस इज कि कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, हर चीज में नुआंस होता है. एल अंडरस्टैंड दैट देयर इज नुआंस, लाइट डज नॉट. इज वन ऑफ द थ्योरीज दैट आई हैव. आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, आई माइट बी कंप्लीटली राइट कि किस कैरेक्टर का मोटिवेशन क्या था, बट वन थिंग दैट वी कैन ऑल अग्री ऑन इज दैट देयर इज नथिंग एज क्लियर एज ब्लैक एंड व्हाइट. कोई चीज सिर्फ सही सिर्फ गलत नहीं हो सकती है. किसी का मर्डर करना सही मतलब गलत है ऑफ कोर्स, बट उस गलत का एक्सटेंट क्या है, उसके पीछे रीजन क्या था. सेल्फ डिफेंस में मर्डर इज डिफरेंट थिंग देन एन इंटेंशन टू मर्डर फॉर हड़पिंग प्रॉपर्टी. यस, हर चीज परफेक्ट नहीं होती है, कोई दुनिया आइडियल नहीं बन सकती, हर किसी के इंटेंशन परफेक्ट नहीं हो सकते हैं. ग्रे नुआंस हर चीज में होता है. एंड इट इज हेयर दैट वी गेट इनटू द साइकोलॉजी ऑफ द टू लीड कैरेक्टर्स. जब हम किसी बड़े क्राइम, छोटे क्राइम, क्या बैरिकेड होने चाहिए, उस जजमेंट करने के लिए जब एक इंसान के पास पावर हो, तो वो इंसान उस पावर में वो लाइंस डिवाइड करने में शायद खो जाए, बिकॉज उसको पावर को यूज करना है अपने आइडियल्स पे पहुंचने के लिए. वी कैन हैव एन एंटायरली डिफरेंट डिस्कशन कि मर्डर जस्टिफाइड है या नहीं है, मतलब द मर्डर दैट कीरा डज. बट the question that I want you to have in your head at this point is कि क्या इंसान भगवान बन सकता है? Can you personally trust one man to make everything right and wrong, to decide कि ये सही है ये गलत है? क्या एक इंसान के हाथ में वो पावर अगर आ गई तो क्या वो इंसान उसको राइटफुली जस्टफुली यूज करेगा? एंड कौन डिफाइन करेगा कि राइट क्या है और जस्ट क्या है? तो वो जो एक इंसान के हाथ में पावर है, कैन मैन बिकम गॉड is the question that Death Note tries to answer by giving the power of God in the hands of a man. And it shows us कि अगर इंसान के पास भगवान की पावर आ भी गई तब भी वो गलतियां करेगा. अगर इंसान के पास वो पावर आ भी गई तब भी वो अपने खुद के फायदे के लिए, अपने खुद की एस्पिरेशंस के लिए, अपने खुद के गोल्स के लिए उस पावर को मिसयूज करेगा. एंड वो पावर जो है दैट मे बी raises the corruption and the envious and the anxious and the evil part out of you. जब तुम्हारे पास पावर नहीं थी तो बहुत ही आइडियलिस्टिक वर्ल्ड को वो कर सकते थे इमेजिन कि अगर मेरे पास ऐसा होता तो मैं ये चेंज कर देता. बट इंसान के पास जब वो पावर आएगी, क्या एक्चुअली उसको चेंज कर सकता है? वो is the human, is the man or the human kind going to use that power to go to the ends that they really aspire to go to? And are those ends even worth taking the effort, the toll that this killing and the planning and the plotting takes on the mind of light? Was the effort worth it? वो पावर उसके हाथ में आ गई, वो गॉड लेवल का कॉम्प्लेक्स उसके दिमाग में आ गया, उसकी सारी ईगो, उसकी सारी एस्पिरेशन, उसकी सारी कंट्रोल करने की जो इच्छा थी, जो दुनिया को बनाना चाहता था, he almost got close to that place. But in that journey he lost so much. तो क्या वो एंड जिसमें वो पहुंचना चाहता था, was that justified? The journey, the effort, the loss, the toll, was that justified? And now that we are talking about power, let's get into the discussion of power. कि क्या पावर हमें करप्ट करती है और ओनली द करप्ट हैव पावर? अभी तक तो हम इसको ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देख रहे थे. लेट्स लुक एट द एंटायर स्टोरी ऑफ डेथ नोट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल हु स्टार्टेड. रियोक जो शिमिगामी था उसने मजे मजे के लिए वो पावर दुनिया में फेंक दी थी. फ्रॉम द कॉन्सेप्ट और from the perspective of a being that does not even care about a 3D world, कोई 4th dimension 5th dimensional being जिनके हाथ में वो पावर है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमारा पेटी नेचर कितना इंटरेस्टिंग होगा, कितना फ्यूटाइल होगा देखना. When in the world of Death Note Shimigamis आए तो उन्होंने वो पावर बस इसलिए फेंकी because Ryuk was bored and he wanted to see what humans could do with getting the control. And because लाइट के पास वो पावर थी, उसको पावर को यूज करने का तरीका अलग आता था. You look at this world from the perspective of Shimigami and उनके लिए वो कितना amusing होता होगा कि these people are trying to create an ideal world with the power that I have given them, with the power that I gave to them for the fun of it. कि मुझे फन करना था, मैं बोर हो रहा था इसलिए मैंने पावर दे दिया इन पे. And what means are they trying to justify with this power? एंड अब जब पावर मैंने इनको दे दी है, हाउ डज दैट पावर करप्ट द पर्सन हु वाज गोइंग टू बिल्ड एन आइडियल वर्ल्ड? क्या वो पावर थी जो उस अच्छे इंसान को उसने बुरा कर दिया? वॉज इट द पावर ऑफ बीइंग एबल टू किल एनीवन दैट टर्न्ड लाइट यागामी इनटू एन ईविल पर्सनैलिटी, इनटू एन ईविल गॉड, इनटू अ गॉड विद नो कंट्रोल, नो मोरालिटी? And even though as a character, Light और एल की इंटेंशन बहुत अच्छी थी. Even though as a character who had power, had no power. पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर तुम हटा दो, लोगों के इंटेंशन अच्छे होते हैं. You just remove the fact कि अभी डेथ नोट के बारे में बात हो रही है and think of it this way. तुम्हारे इंटेंशन किसी और इंसान की तरफ बहुत अच्छे हो सकता है. तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो जो मे बी अपनी लाइफ में बहुत बुरा कर रहा हो and your intention is to tell him कि तुम क्या सही कर सकते हो. Now your intention is good, but the effect that your words, maybe तुम उसको एक बहुत ही ऐसी जगह में धकेलने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे वो जाना ही नहीं चाहता है. Maybe the world has been pushing him or her down a hole where they don't want to go. And in that place, जब तुम्हारे words उसको same direction में push करने के लिए आएंगे, then even though your intentions might be good, but the effect that will have
have on the other person, you can't control or you can't be responsible for that because तुम्हारे intentions अच्छे थे, but maybe the impact of those intentions goes somewhere haywire. Add to that the power that you have now, add to that the complications that must be going on in the head of the person who has the power of the death note. उसके intentions बहुत अच्छे हैं, but उसका end result evil है. And power is just not power. I mean, once you have the ability to do what you want, you have to question your morality because usually क्या होता है ना, जब हम अपने moral compass को डिज़ाइन करते हैं, जब अपने ideals, अपने ethics डिज़ाइन करते हैं, we design them through what we see and learn in our own reality. And once your reality changes, because what is power doing? Power ultimately तुम्हारी reality को question कर रही है. Power ultimately तुम्हारी जो reality तुमने अपने around बनाई थी, उसको break करके तुम्हें एक entirely different जगह पे डाल रही है. तुम्हारे morals जो तुमने उस reality के लिए बनाए थे, वो इस reality में शायद exist ना करे. तुम्हें लगता था कि ये चीज़ पहले जो गलत है, तुम इस point पे आने के बाद तुम्हें लगे कि ये चीज़ तो बिल्कुल सही है. There is nothing wrong with it. A similar thing happens in the concept of Death Note because जो reality, जो ethics, जो morals उसने बना रखे थे Light ने और L ने, any character, the morals that they have when they are put into a new reality, that morals they just go away, they fade away, they don't exist anymore because वो context change हो गया है, वो reality change हो गई है, वो power change हो गई है. This is a whole new world, a whole different reality. And the morality aspect of it, then you can't decide because you're in unfamiliar water, you're in unfamiliar territory. And ultimately तुम अपने जो principles थे, अपने जो morals थे, तुम इस new reality में आके एक higher cause के लिए, एक ideology के लिए, एक ideal के लिए उनको sacrifice करने को तैयार हो जाओगे because now you have that power. Now you can afford to do it. Maybe you could not पहले, but now you can. So all of those ideals are going to be sacrificed for the sake of a higher purpose. And ये discussion सिर्फ Death Note की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. This happens in our reality. मेरे को, तुमको आजकल न्यूज़ पढ़ के, ट्विटर पे जाके, दुनिया में जो भी हो रहा है वो देख के लगता होगा कि maybe our world is rotten beyond repair. That is the reason there is such agitation in the world because suddenly when you see कि इस दुनिया में अब कुछ नहीं रखा है, maybe an act of violence or maybe something bad happening might ultimately bring good out. And maybe तुमको लगता हो या फिर लोगों को लगता हो कि ये बुरी चीज़ करने से अगर end अच्छा होगा तो maybe ये बुरी चीज़ करना worth it है. This is the reason wars happen. This is the reason crusades happen. This is the reason this is the reason people fight on the internet. This is the reason कि हमारे बीच में जो वो discourse का या फिर बात करने का जो एक जरिया होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा जा चुका है. This is the reason because people now have the power in their hands and same goes for Death Note because the power came into the hands of the people. Because लोगों पे वो ability आ गई वो करने की जो वो पहले नहीं कर सकते थे. Their morality goes out of the window. Their ideals goes out of the window. Their sacrifices, they are ready to sacrifice any and everything because if the power जो उनके हाथ में है वो उनको उस एंड गोल पे पहुंचने की एबिलिटी दे रही है, they are going to do it. And this relationship between power and morality is very important because हम as humans we are mortals. हमें पता है कि हम आज नहीं तो कल मर जाएंगे. Even though we might live our lives as if we'll never die, but the actions that we take, the decisions that we take, the things that we do, उनका impact goes way beyond our own lifetime. In the context of Death Note, कीरा ने जो भी किया, कीरा ने जिन लोगों का मर्डर किया, जिन क्रिमिनल्स को हटाया, वो कीरा के जाने के बाद भी उसका impact रहेगा. Maybe someone in the future who gets in the world of Death Note, अगर किसी के पास power of Death Note आ गया, maybe they will try and replicate what Kira did. These are not things that the world forget. These are not things that humanity forget. These are not things that you can just be like कि ठीक है हो गया अब आगे बढ़ते हैं. You can't just move ahead like things have not happened. When there is power that has corrupted your morality, उसका impact, bubble effect, ripple effect, जो बोलना चाहो बोलो वो रहेगा. उससे तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो. यू कांट इग्नोर इट, यू कांट शन इट डाउन द साइड एंड बी लाइक कि ठीक है हो गया आगे बढ़ते हैं. द रिपल्स ऑफ इट, द इम्पैक्ट ऑफ इट, द एक्सप्लोजन ऑफ इट स्टिल लिंगर्स ऑन एंड विल कंटिन्यू लिंगर ऑन योर ब्रेन, ऑन योर एथिक्स, ऑन योर पर्सनैलिटी. एंड तुम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो. इवन दो द वर्ल्ड माइट बी रॉटन, बट देर आर गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स हैपनिंग ऑल द टाइम. देर इज नो ब्लैक एंड वाइट, देर इज अ लॉट ऑफ नुआंस, देर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देर इज ऑलवेज अ ग्रे. एंड चाहे तुम्हारे पास पावर हो, तुम्हारे पास पावर ना हो, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है. आई मीन फर्क पड़ता है बट तुम्हारी मोरालिटी को फर्क पड़ता है, तुम्हारे एक्शंस को फर्क पड़ता है, उसके बाद सारी दुनिया को फर्क पड़ता है. With the last 54 minutes that I've been recording, my head has now gone into entirely different space because मैं अब क्वेश्चन कर रहा हूँ अपनी मोरालिटी को, मैं अब क्वेश्चन कर रहा हूँ अपने थॉट्स को, मैं अब क्वेश्चन कर रहा हूँ अपनी प्रोसेस को, मैं अब क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरे पास जो पावर है उसका मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ. एंड आई थिंक दिस इज़ दी पॉइंट ऑफ दिस शो राइट एट द एंड ऑफ द डे कि तुम अपनी खुद की रियलिटी को क्वेश्चन करो, तुम अपने खुद के मोरालिटी को क्वेश्चन करो, तुम अपने खुद के एथिक्स को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने खुद के मॉरल्स को क्वेश्चन करो कि तुम्हारे हम सबके हाथ में कुछ पावर होती है. एंड वी माइट आइडियलाइज अ डिफरेंट पावर, वी माइट आइडियलाइज अ डिफरेंट बर्ड, बट हमारे हाथ में जो पावर है हम उससे क्या कर रहे हैं, वी नेवर क्वेश्चन दैट.
आई थिंक एट द कोर ऑफ दिस डिस्कशन, दिस वीडियो, क्वेश्चन यही है कि हमारे हाथ में जो कंट्रोल है, हमारे हाथ में जो पर्सपेक्टिव है, हमारे अंदर जो बायसेस हैं, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, हम उनको कैसे इस दुनिया में फैला रहे हैं, फिर उनसे हमारी लाइफ से, हमारे जान पहचान वालों की लाइफ में, हमारे दोस्तों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है. आई थिंक दैट इज़ द क्वेश्चन दैट डेथ नोट वांट्स टू आस्क यू एंड मी एंड द शो. मतलब यही क्वेश्चन है यार, तुम कर क्या रहे हो अपने हाथ में, तुम्हारे हाथ में जो पावर है उसका. Okay, now that we have gone through the 3 important questions, there are a few other things that I want to discuss about this show. Like, these will be very quick questions, तो तुमको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा इनके लिए. For example, क्या शो एल की डेथ के बाद बोरिंग हो जाता है? I used to think so, and a lot of people told me so. But it's like a refresher. वैसे 37 एपिसोड का शो है, उसके बाद जब तुम उसको रिफ्रेश करते हो ना एल की डेथ के बाद, the stakes have been set. स्टेक्स तब तक बहुत क्लाइमैक्स करते हैं, क्रेसेंडो करते हैं, जब तक एल और लाइट के अंदर लड़ाई चल रही है. जब एल मर जाता है, इट रिफ्रेशेस बिकॉज नाउ लाइट हैज ऑल द पावर, देयर इज नो वन हु स्टैंडिंग अप टू हिम. एंड उसके बाद वी सी द डाउनफॉल ऑफ लाइट एज अ कैरेक्टर बिकॉज ही बिकम्स टू लॉस्ट इन हिज पावर कि उसको दिखता ही नहीं है. देन दिस इज व्हेन ही स्टार्ट्स मेकिंग मिस्टेक्स. एंड दिस इज द रीजन कि कॉम्पिटिशन जो डेथ नोट में है वो बहुत जरूरी था, बिकॉज जब तक कॉम्पिटिशन था तब तक स्टेक्स वर इक्वल. जैसे ही लाइट गॉट द अल्टीमेट पावर, वैसे ही लाइट गॉट रिड ऑफ हिज कॉम्पिटिशन, वैसे ही उसके पास वो जो सोचने की शक्ति थी वो उसको और ज़्यादा हाइप पे चढ़ाती चली गई. इट टीचेस अ लेसन दैट ईगो इज़ बैड. ये सबको पता था, बट वी सी इट इन एक्शन इन दिस शो बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू विद दिस अनएंडिंग वरी कि एल अब मर गया है, अब लाइट को कौन रोकेगा. एंड उसको रोकने के लिए कैरेक्टर्स आते हैं एंड दे हैव टू आउटस्मार्ट लाइट एंड अल्टीमेटली दे आर एबल टू डू इट बिकॉज लाइट के पास जो ईगो, जो उसका लैक ऑफ कॉम्पिटिशन था, जो लैक ऑफ एक दीवार था जो उसको रोक रहा था, वो अब हट चुका है. एंड देन हिज पावर क्रेसेंडोज एंड फिर वो सारा डिस्कशन की लाइट गॉट टू बेसिकली टू मच पावर के साथ बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने लग गया था, विच इज़ वाई ही लॉस्ट. This leads me also into the fact कि was the ending of Death Note rushed? Did it end too quickly? Was 37 episodes enough? My whole perspective about this is कि 37 episodes is good enough. This is a show which is very concise. If they could have very easily stretch this to 200 episodes because there is enough meat in the story. But one of the reasons we appreciate the show and one of the reasons it's one of the most popular animes in the world is because of its concise nature, is because it is able to deliver such impact in such a small amount of time. And basically I think the ending was not rushed. The show is not too short or too long. It's just the perfect amount of time for you to go through the show quickly, experience a lot of emotions, ask the show and yourself a lot of questions, and basically उसके बाद जाकर तुम शो के बारे में बात भी कर पाओ. The show came out years ago and even today we are talking about it. So you know कि content matter करता है, length, quality, quantity सब matter बाद में करती है अगर content अच्छा नहीं हो. So I don't think the show was too long. And the final question, the conclusion, the crux of this video. Script भी मैं बंद कर रहा हूँ because I'm going to go off script at this point. Question ये है कि Death Note के end में आखिर जीता कौन? Who was the winner at the end? Was it Light? Was it L? Was it the audience? Was it the Shinigami? The answer is that there doesn't have to be a winner. Show पूरे 37 episodes में तुमको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि this is not a contest. लाइट और एल के बीच में कोई लड़ाई नहीं चल रही थी. लाइट और पुलिस वालों के, बाकी शिमिगामियों के बीच में, या जिसके हाथ में भी डेथ नोट था उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं चल रही थी कि मैं जीतूंगा या तुम जीतोगे. कोई रेस नहीं चल रही थी. एंड इफ वी एट द एंड ऑफ अ शो लाइक दिस विच हैज सच कॉम्प्लेक्स थीम्स, इफ वी आर आस्किंग आवरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि जीता कौन, देन मे बी वी आर लुकिंग एट द शो ऑल रॉन्ग बिकॉज दिस वॉज नॉट अ कॉन्टेस्ट दैट वाज हैपनिंग. इसमें किसी को फर्स्ट प्राइज नहीं मिल रहा था. दिस वॉज अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, दिस वॉज अ क्लैश ऑफ मोरालिटी, दिस वॉज अ क्लैश of your ideals, this was a clash of the show with your own biases, with your own beliefs. जो शो तुमके सारे पर्सपेक्टिव दे रहा है, मोरालिटी, जस्टिस, गॉड, फैमिली, ईगो, इन सारी थीम्स के तरफ तुम इसमें अपने आप को कहाँ पाते हो. एंड द लेसन दैट तुम अपने आप को कहीं भी पाओ, ईच डिफरेंट इंडिविजुअल, ईच डिफरेंट पर्सन, ईच डिफरेंट आइडेंटिटी विल फाइंड देम ऑन द स्पेक्ट्रम समवेयर. ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है कि यहाँ सही है, यहाँ गलत है और बीच में नॉर्मल है. ये पूरा एक सर्कल है, स्पेक्ट्रम है. इन्होंने तुमको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, इन्होंने तुमको सारे पर्सपेक्टिव दे दिए, इन्होंने तुमको सारे आइडियाज दे दिए, इन्होंने तुमको सारी फिलोसफीज दे दी हैं. है ना, वो तुम्हारे पे एज एन ऑडियंस डिपेंड करता है कि तुम उसमें से किस चीज़ से अलाइन करते हो, किस चीज़ को तुम चेंज करना चाहते हो, किस चीज़ को तुम अपने आप में इम्बाइब कर सकते हो, किस चीज़ से तुम रिलेट करते हो, क्या तुम्हारे मायने में सही है, क्या तुम्हारे मायने में गलत है. ये सब शो तुमसे सवाल पूछ रहा है. एक सवाल जो शो नहीं पूछ रहा है तुमसे कि जीता कौन और हारा कौन. एट द एंड ऑफ द डे, the Shinigami who dropped that death note into the world for amusement got what he wanted.
Light, as a character who wanted to make an ideal world, got too close to what he wanted to do but lost because of his ego, because he had no competition. L, जो उसको रोकना चाहता था अपने जस्टिस के आइडियल्स के लिए, got what he wanted. जो बाकी के कैरेक्टर्स थे, वटारी, रूजाकी और ये बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स जो तुम्हें एक उस जर्नी पे ले गए जो तुमने उम्मीद नहीं करी थी ये शो शुरू करने से पहले. आई कैन प्रॉमिस यू बाय द एंड, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज कमेंट एंड टेल मी कि तुमने पूरा देखा. जब तुमने शो शुरू किया होगा, आई कैन प्रॉमिस यू कि तुमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो तुमको एक इमोशनल जर्नी पे ये शो लेकर चला जाएगा. जब तुमने शो शुरू किया होगा, यू विल नॉट हैव एक्सपेक्टेड कि तुम्हारे से इतने सारे सवाल पूछे जाएंगे. यू वुड नेवर हैव थॉट कि मैं ऐसे सोच भी सकता हूँ या फिर चीज़ें ऐसी हो भी सकती हैं. तुमने ये सब कभी सोचा नहीं होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारे पॉप कल्चर में पूछे नहीं जाते हैं. Death Note is one of the only shows that asks us these questions. The anime of Death Note, responsible for popularizing anime across the world, is one of the only pieces of art that asks us such profound questions while providing us the answers and still leaving it on to us. हमारे ऊपर छोड़ देता है वो कि तुम किस चीज़ से agree करते हो, किस चीज़ से agree नहीं करते हो. And a piece of art that can ask you these questions, a piece of art that can give you इतना सारा information, इतने सारे questions, सारी philosophy, सारी psychology. जब तुमको वो मिलता है ना, एंड अगर एक शो तुमको ऐसे दे सकता है ये सारी चीज़ें, तो आई थिंक यू नीड टू होल्ड दैट टू क्लोज टू योर सेल्फ, नॉट लेट गो एंड हैव द राइट, आई मीन राइट एंड रॉन्ग अगेन वेरी सब्जेक्टिव, बट अगर तुमको ऐसा कुछ पीस ऑफ आर्ट मिलता है लाइक डेथ नोट इज, जो तुम्हारे को इतने सारे इमोशन दे सकता है, यू टॉक अबाउट इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल एंड यू हैव द डिस्कशंस दैट द शो वांट्स यू टू हैव. एंड दैट I think is the biggest victory for Death Note as a piece of art, as a piece of cinema, as a piece of TV, as a piece of anime. And I think it deserves all the appreciation that it's getting for that. तुम्हारे कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, but I don't think you will disagree there. And that's it for this video. Thank you so much for watching it till the end. I hope you had fun in this discussion. I had a lot of fun. It took me a long time to research for this video. It took me a long time to provide the perspective that I wanted to. Thank you for everyone who sent in responses on the question that I asked. Thank you for everyone who watched this video till the end. Thank you for anyone who skipped. And a special thank you to जो भी इस वीडियो को शेयर करेगा एंड चैनल को लाइक करेगा, नहीं वीडियो को लाइक करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा. इफ यू न्यू हेयर, मेक श्योर यू चेक आउट द अदर वीडियोस. इफ यू आर ओल्ड हेयर, सब्सक्राइब बटन दबा तक है तुमने, बेल आइकन भी दबा दो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.